स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री बेसिकली किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के मोल्स के बीच में जो रेशो होता है, ठीक है ना, वो हम स्टोइकोमेट्री के हेल्प से बताते हैं, या उस चीज को बेसिकली उस रिलेशनशिप को हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं, ठीक। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उन एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे C+O2 गिव्स CO2, ठीक है भाई। तो कार्बन और ऑक्सीजन, इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, एक एक एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम इधर है, 2 एटम इधर है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं H2+O2 वाटर को अगर आप जलाओ तो क्या होगा, H2 मिलता है, ठीक है जी। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और यहाँ 2, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। मान लो इसी तरीके से हम अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके अमोनिया बना देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको 2 कर देंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया, तो ये 3, क्लियर है। अब ये बैलेंस्ड है, ठीक ठीक। अब इसमें स्टोइकोमेट्री का यूज क्या है, स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या है कि इनके जो भी एलिमेंट्स यूज या जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके मोल्स का रेशो। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं इसके मोल्स का जो रेशो होगा 1:1:1 है। सेम वे अगर मैं H2 और O2 की बात करूं और H2 की बात करूं तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 moles ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 mole ऑफ O2 टू गिव 2 moles ऑफ H2O। तो इसके मोल्स का रेशो क्या हो गया, 2 1 2 2:1:2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका रेशो क्या हो गया, 1:2:3। सेम वे अगर मान लो मैं C3H8 को ऑक्सीडाइज करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो कोई भी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, CO2 और H2O, ठीक है जी। तो इसमें ये बैलेंस है, नहीं दिख रहा है सामने सामने कि बैलेंस नहीं है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है जी। ये 8 है, तो यहाँ पे ये 4 से कर दो तो 8 है, तो C और H तो बैलेंस हो गए भाई, ठीक है जी। वो कितने, यहाँ 2 है, यहाँ कितना, 3 दूनी 6 और 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:5:3:4, ये ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें मोल्स जो है उनका ही रेशो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देती है, ठीक। और जो इनके आगे इनका कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो CH3H8 का 1 है, इसका 5 है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है जी। ये ध्यान रहेगा, गुड। अब इसको एक जेनेरिक वे होता है लिखने का, वो अगर इस तरीके से बाय चांस ना याद रहे तो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसको याद रखो तो हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आपके पास एक जेनेरिक इक्वेशन है, AA+BB गिव्स CC+DD, है ना। A moles of A combined with B moles of B to give C moles of C and D moles of D, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ N moles of A, like moles of A upon A will be equal to moles of B upon B equal to moles of C upon C। तो ये moles of A B C के सिंबल्स हैं, ठीक है ना। और moles of D upon D, सॉरी D, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हमेशा हो जाएगा, ये यूनिवर्सली यूज होगा जब, ध्यान रखना, लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक। इसको हम कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप या मोल मोल एनालिसिस, ठीक है जी, मोल मोल एनालिसिस, ठीक। किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, तो इसके यूज करने के तरीके क्या है, उनको कहते हैं हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस 3 प्रकार के होते हैं, मास रिलेशनशिप,
ठीक है, दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो भी स्टोइकोमेट्री में अभी तक हमने पढ़ा उसका यूसेज है, तो कैसे यूसेज होगा वो देखो। जैसे मान लो CaCO3 है, इसको मैं हीट कर दूं तो क्या मिलता है मुझे, CaO प्लस CO2, इतना अपने को पता है, हमें ये गिवन होगी ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब या फिर अगर नहीं भी होगी तो ये अपने को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें दिख ही जाएगा ये। अब CaCO3, इसको देखो बैलेंस है क्या, ये बैलेंस है, ध्यान से देखोगे तो Ca का एक है, C का एक है और O के 3 एटम्स हैं दोनों साइड पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा, इसका मतलब इनके मोल्स का रेशियो क्या हो गया, 1:1:1 हो गया। ठीक, नाउ अभी मैं अगर बोलूं कि मैंने कुछ मास ऑफ CaCO3 लिया और उसे हीट कर दिया और CaO बना, तो कितना CaO बना ये कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो सिर्फ मोल मोल का रेशो है, हमारे पास मासेस का रेशो नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको। लेट्स से कि 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 है, ठीक है, तो 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 का हीट करेंगे तो कितना CaO मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, ये होता है कि नहीं। इसका मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास हुआ 40 प्लस 12 प्लस 48 विच इज 100। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आगे से। इसका गिवन मास कितना है 50 अपॉन 100, कितना है ये 1/2, इसका मतलब इसके 1/2 मोल्स हो गए। अगर इसके 1/2 मोल्स है तो इसका मतलब 1:1 रेशियो है, तो इसके भी 1/2 होने चाहिए, इसके भी 1/2 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमसे इसने मोल्स नहीं पूछे थे, इसने पूछा था कि इसका मास कितना है, तो मास कैसे पता चलेगा भाई, ये 1/2 इसके मोल्स हो गए, तो इसके मोलर मास से भाई अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल को तो गिवन मास आ जाता है। ठीक है, तो इसके मास को जानने के लिए मैं इसके मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके मोलर मास कितना होगा, Ca मतलब 40 और O मतलब 16, 56 हो गया, तो 1/2 इंटू 56 ग्राम्स 28 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका मास। तो अगर मैं 50 ग्राम CaCO3 को हीट करूंगा तो उसमें से 28 ग्राम मुझे CaO मिल जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसी तरीके से CO2 का मास पूछना चाहूँ तो हमारे पास मोल मोल का रेशो तो आ गया 1/2, तो CO2 भी 1/2 मोल्स बनेगा। अब 1/2 इसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 44 इज इक्वल टू 22 ग्राम्स। क्लियर होगी बात, सिंपल है ना। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, ऐसे जो असाइनमेंट तुम डाउनलोड करोगे उस पर बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको समझो अभी। लेट्स से अब नेक्स्ट वाला कहता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है जी, मतलब अगर हमें किसी चीज का मास दिया और किसी की वॉल्यूम पूछी हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम जिसकी पूछी होगी वो गैस ही होगी, ऐसा नहीं कि लिक्विड दिया है तो कोई उसकी वॉल्यूम पूछ रहा है, नहीं, हमेशा गैस की वॉल्यूम पूछोगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने 50 ग्राम्स CaCO3 को हीट किया तो कितने लीटर्स ऑफ CO2 मिलेगा एट STP। ठीक है, कोई किसी टेम्परेचर प्रेशर पूछेगा, मैं STP पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से दोबारा सुनो क्वेश्चन। 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3 को मैंने हीट किया तो कितने लीटर्स ऑफ CO2 मिलेगा एट STP। ठीक है, तो पहले मैंने वही सेम चीज करी कि भाई इसको मैंने मोल्स कन्वर्ट किया, तो 1/2 मोल्स आ गए। अच्छा, इसका रेशो 1:1 है या 1:1 है, तो इसका मतलब ये हाफ मोल है तो ये भी हाफ मोल बना होगा। अच्छा, अगर किसी गैस के मोल्स दिए हों, ठीक है, और मुझे उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो एट STP, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी मोलर वॉल्यूम विच इज 22.7 लीटर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स कितने, सॉरी लीटर्स या वॉल्यूम कितनी आएगी, 1/2 इंटू 22.7 विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 22.7 11.35 लीटर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, सिंपल था। अच्छा, अब इस कुछ लोग तुम में से ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो मैंने तो 22.4 पढ़ा है और मेरे तो टीचर ने भी 22.4 पढ़ाया है, तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा और सही भी नहीं कहूँगा। क्यों, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में
जेई में पहले भी और इनफैक्ट कभी कभी अभी भी 22.4 लीटर लिया जाता है, लेकिन दैट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, क्योंकि 1982 में से पहले बेसिकली जो एसटीपी कंडीशंस थी वो थी 0 डिग्रीज सेल्सियस बिफोर 1982, ठीक है। एसटीपी का मतलब क्या था, 0 डिग्रीज सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे जो मोलर वॉल्यूम होती थी वो होती थी 22.4 लीटर्स, ठीक। लेकिन आफ्टर 1982 ये कंडीशन चेंज हो गई, अभी 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 बार प्रेशर है, तो इस पे जो मोलर वॉल्यूम होती है वो 22.7 लीटर्स होती है, ठीक है। तो कहीं पे अगर किसी क्वेश्चन में 22.4 को लेके कर भी रहे हो ना तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले क्वेश्चन इसी तरीके से आते थे, इनफैक्ट कभी कभी ऐसे यूज कर लेते हैं। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि एसटीपी क्या वो वैसे भी इसे कंफ्यूज करने के लिए एसटीपी देता नहीं, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों की दोनों दे ही देता है, ठीक है। और अगर एसटीपी आएगा तो यू आर गोइंग टू यूज दिस 22.7, क्लियर है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब तीसरी होती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कब आती है, जब जिनके बीच में वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो हम देख रहे हैं दोनों के दोनों गैसेज हो, ठीक। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये आगे जी, इसमें मोल रेशियो क्या होगा, 1:3:2, ठीक है जी। अच्छा, गेलुसैक्स लॉ याद होगा, जब वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस था तो उनके मोलर रेशियो के जैसे ही उनके वॉल्यूम का रेशियो भी होता है, तो 1:3:2 इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो भी होगा, वॉल्यूम रेशियो, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। मान लो सेम चीज मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 2.8 नहीं 11.35 लीटर्स ऑफ N2 मैंने यूज किया, ठीक है। तो कितने लीटर्स ऑफ H2 मुझे रिक्वायर्ड होंगे और कितने लीटर्स ऑफ NH3 हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो है, अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है, अगर ये 2 होता तो ये 6 हो जाता है, 4 हो जाता, अगर ये A है तो कितना जाएगा 3A और ये 2A। तो अगर मैं A को 11.35 पुट कर दूं तो कितना आएगा 11.35, ठीक है, जगह 3 इंटू 11.35 और ये कितना जाएगा 2 इंटू 11.35। तो इसके बीच में इसको कितना बताएंगे 34.05 और जाएगा 22.7 लीटर्स, ठीक है। तो अगर मैं 11.35 लीटर्स ऑफ N2 यूज कर रहा हूँ एट एसटीपी, मतलब द वॉल्यूम मेजर्ड एट एसटीपी, तो इसकी जो वॉल्यूम बने यूज होगी वो 34.05 लीटर्स एट एसटीपी और इसकी जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी वो होगी 22.7 लीटर्स एट एसटीपी, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं तीन अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो भाई, पहला हुआ, हालांकि हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं, पहला है कि जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है और उसकी ही हमें बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि KClO3 gives KCl plus 3O2, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब इसमें वही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तीनों वाले लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे पहले देखो कि अगर मैं इसके मोल्स का रेशियो लूँ तो 2:3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 3/2। तो इसमें मतलब चाहे तो मास रिलेशनशिप लगाओ, चाहे मास वॉल्यूम, चाहे वॉल्यूम वॉल्यूम, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मैं इसके 10 ग्राम्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसके अगर मैंने 10 ग्राम्स लिए तो मुझे अगर इसके मास जानना है तो मैं कैसे निकालूंगा 10 अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है। कितना हुआ इसका मोलर मास 39 प्लस 35.5 प्लस 48, हाउ मच इज दिस 87 and 5 92 and 122.5 122.5,
ठीक है। तो अच्छा, ये इसके मोल्स हो गए। अब क्योंकि जो मोल मोल एनालिसिस हमने देखा था उसमें क्या था, मोल्स ऑफ दिस अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ दिस अपॉन 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो NO2 कितना आएगा, NO2 विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 10 अपॉन 122.5। इस तरीके से हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स आ जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम भी आ सकती है ना। इसी तरीके से इसके मोल्स भी आ सकते हैं, इसका मास भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो केस होता है दैट केस इज जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट हो और उनमें से सिर्फ एक ही के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी है, एक ही के मोल्स या मास या वॉल्यूम हमें दी गई है। तो लेट्स कंसिडर दिस रिएक्शन। इसमें क्या है, हमें कहा कि भाई इसका 56 ग्राम्स N2 है, N2 हमारे पास दिया गया। तो अब वो पूछ रहा है कि कितने ग्राम्स ऑफ H2 हमें मिल पाएंगे। ठीक है, या सॉरी कितने ग्राम्स ऑफ H2 हमें इसमें यूज करने पड़ेंगे और कितने ग्राम्स ऑफ NH3 या कितनी वॉल्यूम ऑफ NH3 हमको मिल रही है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर तुम देखो N2 के 56 ग्राम्स बोल रहा है वो, तो पहले इसका हम मोल रेशियो ले लेते हैं, 1:3:2 है। ठीक है, इसके 56 ग्राम्स बोला उसने। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मोल्स का रेशियो है तो मोल्स निकालने हैं। इसका कितना होता है 28, तो 56/28, इसके 2 मोल्स हो गए, इसके 2 मोल हो गए। 1 मोल पे इसके 3 मोल चाहिए, तो 2 मोल पे 6 मोल चाहिए होंगे। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/1 इज इक्वल टू N/3, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस अपॉन इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, N = 6। ठीक, अब भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास भी आ जाएगा 12 ग्राम, है कि नहीं। या फिर अगर इसकी वॉल्यूम पूछ रहा होगा तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, इसकी वॉल्यूम अगर वो पूछ रहा होगा एट STP कितनी होगी, तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या रेशो आएगा, N of N2/1 इक्वल्स टू N of NH3/2। ठीक है, ये आएगा। इसके कितने मोल्स थे, 2, तो 2/1 इक्वल्स टू N NH3/2। तो N NH3 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 4, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब STP पे वॉल्यूम कितनी होती है, 222.7 लीटर्स, तो 4 मोल्स की कितनी हो जाएगी, 4 × 22.7 लीटर्स। एट STP। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद आता है तीसरा वाला केस क्या होगा, तीसरा वाला केस होगा जिसमें एटलीस्ट 2 रिएजेंट तो हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 रिएजेंट हैं और उन दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। अगर 3 है तो एटलीस्ट उसमें से 2 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, है ना। जैसे मान लो यही है, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है जी। अब मान लो, क्योंकि इससे पहले वाले में सिर्फ एक के बारे में इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वैसे जो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ध्यान रखना जितना भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने लिए, तीनों में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो स्टोइकोमेट्री का कोई यूज ही नहीं है। ठीक, क्योंकि 1:3:2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका 1 मोल यूज करूंगा तो इसके 3 मोल्स की जरूरत होगी और इसके 2 मोल बन जाएंगे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मान लो कि मैं तुमको ऐसा कहता हूं कि हमारे पास ये 5 मोल्स है और ये हमारे पास 7 मोल्स है। ठीक है जी, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके बीच में 1:3 का रेशियो है। ठीक है जी, इसके 1 मोल के लिए को यूज होने के लिए इसके पूरे 3 मोल्स की जरूरत है। तो अगर इसके मैं 5 मोल्स रखता हूं तो इसके कितने होने चाहिए, अगर इसको कंप्लीटली कंज्यूम होना है तो इसके 5 × 3 15 मोल्स होने चाहिए, है कि नहीं। 5 मोल्स के साथ इसके 15 मोल्स होने चाहिए तभी होगा, लेकिन 15 तो है नहीं, कितने 7। इसका मतलब 5 ये पूरे यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, ये
समझ में आया है ना? अगर इसके 5 पूरे यूज होने हैं तो इसके 15 होने चाहिए, लेकिन 15 तो है नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा। यहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है उसको कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट इज समथिंग इज दैट रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन खत्म होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक, उसको लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, मतलब जिस एक्सटेंट तक वो प्रॉब्ली हो सकती थी उस एक्सटेंट तक होने नहीं देता, उससे पहले ही खत्म कर देता। इट लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो इसको इस केस में जाना कैसे जाएगा? तो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका क्या है कि जो भी तुम्हारा यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है रिएक्शन में, तुम क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, इसको इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है, दोनों को देखो, दोनों में से जो छोटा होगा दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे 5/1 क्या हो गया? इक्वल टू 5 हो गया। ये कितना होगा? 2.33 है ना? हाँ, 2.33 है। तो दोनों में से कौन सा छोटा है? ये वाला। तो इसलिए इस केस में H2 विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर होगी बात? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि दोनों के बेसिस पे प्रोडक्ट बना लो। दोनों के बेसिस पे, अच्छा, इसके बेसिस पे 1:2 का रेशियो है। अगर मैं इसके 5 मोल यूज कर रहा हूं तो इसके 10 मोल बनने चाहिए इसके बेसिस पे। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ NH3। अच्छा, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, मतलब इसका 2/3 का रेशियो है। ठीक, अगर इसके 7 है तो 7 इंटू 2/3 मोल्स होंगे विच विल बी 14/3, 4.67 ये आएगा। ये ज्यादा, ये ज्यादा, ज्यादा ये है, कम कौन सा है? ये। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कम अमाउंट बनाएगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो दोनों तरीके समझ में आ गए। पहले वाले में भी इस तरीके से देखना है कि जो मोल्स दिए गए हैं उनको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। जो वैल्यू कम आएगी, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा यहाँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दोनों के जो अमाउंट दिया गया उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, 5 मोल दिए हैं तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 5 मोल से 10 मोल बनने चाहिए, यहां लिख दिया। अच्छा, 7/7 मोल्स है इसके, तो 7 से जो मोल्स बन रहे हैं वो 4.67 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से कम किसके उससे बन रहे हैं? H2 के उससे। ठीक, तो इसलिए H2 इज दी लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि भाई तुम्हारा तुम्हारे प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। ठीक है, और जो अनरिएक्टेड या जो एक्सेस रिएक्टेंट था या एक्सेस रिएजेंट था वो कितना बच जाएगा वो भी इसी पे डिपेंड करता है। किस तरीके से? क्वेश्चन ये देखो, जैसे 5 और 7 मैंने लिया था इस बारी। ठीक है जी, तो ये हमें पता है कि इस वाले केस में कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, इसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, इनके बीच में रेशियो क्या है? 3:2 का। तो मान लो इसके NH3 आर द मोल्स जो इसके बन रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? 7/3 विल बी इक्वल टू NH3/2। तो NH3 विल बी इक्वल टू 2 into 7/2 that is 3 14/3 equals to 4.67 moles। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरीके से इसका ये कितना बचेगा? तो अभी कितने कंज्यूम हो चुके हैं उन मोल्स को हम लिख लेते हैं NN2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट इक्वल टू कितना होगा? 7/3। तो NN2 will be equal to 7/3 that is 2.67। ठीक है, तो इसका मतलब इसका बचा कितना होगा? ये जो कि हमने इनिशियली यूज किए थे और जो कंज्यूम हो चुके हैं उनका डिफरेंस। तो 5 minus 2.67 इक्वल टू दिस इज 2.33। इतने मोल्स इसके बच जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक, अच्छा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बस इसका, इसी वाले से ले लेते हैं।
लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने 42 ग्राम्स N2 लिया और 12 ग्राम्स H2 लिया, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर फॉर्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे मास यूज किया है, ठीक। तो अगेन हमारे पास मोल्स का रेशियो है, तो इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 42 अपॉन इसका मोलर मास 28 विच इज 3/2, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12/2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसके 6 मोल्स है, इसके 3/2, क्लियर है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रेट। भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों के हमें मास दिए हैं, ठीक है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना ही पड़ेगा पहले। तरीका क्या है, वो दूसरा तरीके से अच्छा ये वाला तरीका है, इसको यूज करते हैं। इसके मोल्स अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो 3/2 अपॉन 1। अच्छा, इसके मोल्स अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 6/3, ठीक है। ये कितना आया 2 और ये कितना आएगा 3/2। तो 3/2 और 2 कौन सा छोटा हुआ, 3/2 किसके करस्पॉन्डिंग है, N2 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, N2। अब जो प्रोडक्ट है वो भी इसके करस्पॉन्डिंग ही आएगा। अच्छा, एक मोल से बन रहे हैं 2 मोल, ठीक है। तो 3/2 से कैसे पता करेंगे, 3/2 मोल्स ऑफ N2 अपॉन इट्स कोएफिशिएंट। ध्यान रखना है, जो मोल एनालिसिस है उससे ही मैं कर रहा हूं। मोल्स ऑफ N2 अपॉन इसका कोएफिशिएंट, ये आ गया। मोल्स ऑफ NH3 अपॉन इसका कोएफिशिएंट 2, तो कितना आएगा, N of NH3 will be equal to 3/2 into 2 equals to 3। 3 मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए। अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आता है 17, तो 17 इंटू 3 मास कितना आ जाएगा, 17 इंटू 3 इक्वल्स टू 51 ग्राम्स, ठीक है।